myself Supreet and you're watching my channel Maths Academy by Supreet. In this video we're going to cover part 2 of sample papers, section B and section C questions. So let's get started. So let's start with question number 21, part A. इसमें दो ऑप्शंस आएंगे आपके पास. You can opt any of these two. तो पहले हम part A करेंगे जिसमें the AP of 8, 10, 12 दिया हुआ है एंड हैज 60 टर्म्स उधर. ठीक है. फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स. हमें लास्ट की 10 टर्म्स का सम देखना है. तो लास्ट की 10 टर्म मतलब कि जब आप 60th टर्म देखोगे वो लास्ट की 10 टर्म्स का लास्ट नंबर होगा. ओके. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे 60th टर्म. जब हमें लास्ट टर्म मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लास्ट की 10 नंबर्स देखेंगे. ठीक है. सो दैट इट कुड बी ईजी फॉर अस. तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स जस्ट सी कि हमें क्या क्या दिया है. कि ए मुझे दिया हुआ है विच इज़ द फर्स्ट टर्म जो है 8 एंड डी मीन्स द डिफरेंस. ओके. 10 माइनस 8 दैट इज 2. करेक्ट. ये चीज़ें मेरे को मिल जाएंगी. देन आई एम गोना स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट A60. ठीक है. मुझे A60 मिलेगा मतलब 60th टर्म मिलेगी तो डेफिनेटली मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा. राइट. तो A60 की मुझे कैसे मिलेगा. A plus n minus 1d. So A क्या है मेरे पास 8, n is the difference which is 2, d is the difference sorry, n means जो मैं term find out कर रही हूँ which is 60 here. Okay. तो जब आप इसको solve करोगे आपको मिलेगा 59 times 2 and then the answer will be 126. Okay. अब ये मेरी 60th term यहाँ पे मुझे मिल गई है which is 126. करेक्ट. अब आपको देखो जब मेरी 60th टर्म लास्ट है तो डेफिनेटली उससे पहले मेरा होगा एक 59th टर्म, 58th टर्म. तो ऐसे करते करते मेरी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 51. ओके. देखो 51, 52, 53, 54 लाइक दिस अप टू 60. तो ये लास्ट की 10 टर्म्स है मेरे पास. ओके. इसके अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट टर्म क्या हुई 51. A51 मेरी फर्स्ट टर्म हुई बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स. तो लास्ट की 10 टर्म्स मेरी A51 से स्टार्ट होगी A60 तक चलेंगी. तो 51 वाली मेरी फर्स्ट टर्म होगी. तो पहले हम A51 निकालेंगे जिसके लिए वी गोना यूज द सेम प्रोसेस n-1 वाला 8. अब हम 51 फाइंड आउट करें तो हम 51 लिख देंगे. डिफरेंस विल बी 2. ठीक है. तो यहाँ पे आपको 50 टाइम्स 2 मिलेगा एंड आंसर विल बी 108. तो अब आपको A51 भी मिल गया है और A60 तो आपने पहले ही निकाल लिया था. अब आप इन 10 टर्म्स का सम बहुत इजीली निकाल सकते हो एक सिंपल से फॉर्मूले से. सम फाइंड आउट करने के लिए AP में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो. दिस इज n which is n upon 2 ब्रैकेट में a प्लस a n. ओके. यहाँ पे आप 10th टर्म फाइंड आउट कर रहे हो. 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर रहे हो. ओके. n is 10. n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म जिसका आप सम फाइंड आउट कर रहे हो. ओके. a इज द वेरी फर्स्ट टर्म. अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरी क्या है A51. ओके. सो 108 इज माई फर्स्ट टर्म और an यहाँ पे होती है लास्ट टर्म. लास्ट टर्म मेरी कौन सी है 10 टर्म में से A60 विच इज 126. बस सम ऑफ 10 टर्म्स आपके पास. इसको सॉल्व करके आपको बड़े इजीली मिल जाएगा. नाउ यू गोना सॉल्व दिस आउट. यू विल गेट 8 and 6 दैट मेक्स 100 and 234. करेक्ट. अब आप इसको सॉल्व करो and you will get the answer 1170. तो sum of 10 terms last 10 terms का आंसर क्या है आपके पास 1170. इजी ना. तो इन क्वेश्चंस में हमेशा आपने ऐसे ही सॉल्व करना है. जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर लास्ट टर्म फाइंड आउट करो. जितनी टर्म्स का सम कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग पहले उसका फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो एंड देन यू कैन यूज द फॉर्मूला टू गेट द 10 टर्म्स का सम. ओके. So let's do question number 21 का B part. Find the middle term of AP 6, 13, 20 and it's up to 230. मुझे middle term निकालनी है इस AP की जो 230 तक है और 6 से स्टार्ट हो रहा है. ओके. अब मुझे तो नहीं पता बीच का नंबर क्या होगा कितने काउंट्स है सो दैट आई कुड फाइंड द मिडिल टर्म. यहाँ पे अगर आपको ये पता हो कि AP फाइंड करने के लिए जब मिडिल टर्म हो ना तो अगर तो ऑड काउंट्स हैं तो आप फॉर्मूला यूज करते हो n+1/2. तब आपको उसका मिडिल टर्म मिल जाता है. ओके. और अगर इवन काउंट्स हो
तो आप यूज़ करते हो n/2। मुझे पता ही नहीं है कितने नंबर्स हैं या मैं कैसे उसका मिडिल टर्म निकालूंगी। सो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कितने काउंट्स के मतलब कितने नंबर्स हैं बीच में 230 तक, मतलब 6 से स्टार्ट किया है तो 230 तक कितने काउंट्स हैं बीच में, ताकि मैं उस काउंट्स के अकॉर्डिंग ये देख लूँ कि वो ऑड है या इवन। ओके, तो पहले तो हम काउंट्स निकालेंगे, जिसके लिए यू हैव A as 6, D आ जाएगा आपका 13 - 6 विच इज 7। और अगर आप देखोगे आपका n यहाँ दिया हुआ है विच इज द लास्ट टर्म विच इज 230। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कितना बीच में नंबर्स आ रहे हैं, वी जस्ट हैव टू काउंट दैट, ठीक है। तो n हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, an मुझे पता है विच इज 230, a 6, n नहीं पता, ठीक है। n है नंबर काउंट्स ऑफ नंबर्स इधर, ठीक है। डिफरेंस इज 7। नाउ 230 minus 6, that will be 224, and this is like n minus 1 और ये 7 को I will divide here and I will get this। okay, अब इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगी तो 7 times 3 and 7 times 2 is 14। अब ये मेरा 1 इधर आ जाएगा विच इज 33। इसका मतलब इस AP में मेरे पास 33 काउंट्स हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, मेरे को सिर्फ काउंट्स मिले हैं। काउंट्स के अकॉर्डिंग आई विल फाइंड आउट कि मेरा मिडिल टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ऑड है, 33 ऑड है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, ठीक है। सो नाउ n प्लस 1/2। ओके, तो ये वाली टर्म मेरी कौन सी है, दिस टर्म इज द मिडिल टर्म। ओके, तो मैं पहले इसमें सारी चीजें n को रिप्लेस कर दूंगी विथ 33। आई विल एड 1 मोर एंड देन आई विल पुट इट 2 एट द बॉटम, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 34/2 विच इज 17th टर्म। अभी देखो ये ना मेरी टर्म आई है, ओके। 17 मेरा नंबर नहीं है, वो मेरी 17th टर्म इस AP का मिडिल नंबर होगा, बट आई डू नॉट नो वो नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म होगी। उन्होंने मुझे बोला है मिडिल टर्म पे नंबर कौन सा है। ओके, फाइंड द मिडिल टर्म, टर्म मतलब नंबर ढूंढना है मुझे उस पर। तो 17 तो काउंट आया मेरे पास, अब यहाँ पे हम 17th नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, विच इज विद सिमिलर वे जो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो A क्या है हमारे पास 6 n 17 minus 1 d is 7। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 16 times 7, 6 plus 16 times 7 आपको मिलता है 112 and then you will add these twos, आपको मिलेगा 118। तो A17 मतलब 17 काउंट पे AP के जो टर्म है वो है 118। ओके, गॉट इट। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करोगे, बीच बीच में छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। रिमेंबर, अभी जो मैंने 17 निकाला था वो मिडिल टर्म का काउंट था, कौन से काउंट पे मेरा मिडिल टर्म आएगा उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला यूज किया था कि 17th टर्म कैसे निकालनी थी, वो काउंट्स के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। फिर आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला AP का and you will get the 17th term which is 118। okay, so let's do question number 22 question में 22nd question में इसमें हमें साइन की वैल्यू दी है, साइन A plus B जो है 1 and cos A minus B which is √3/2। और यहाँ पे एंगल का बताया हुआ है कि A एंगल 0 से बड़ा है और B एंगल 90 से छोटा है। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A एंड B। अब आप ये देखो क्या हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग A और B को फाइंड आउट करेंगे। A प्लस B इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू विल सी, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा देखूंगी ताकि मुझे साइन और साइन सेम मिल जाए, ताकि मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाए, राइट। तो मैं 1 को आई कैन जस्ट राइट साइन 90 एज वेल, है ना। तो जब मेरे ये साइन सेम होगी तो डेफिनेटली ये चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, जब आपकी ये चीज़ सेम होती है, साइन सेम है, तो आप एंगल्स को भी कंप्यूट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यू गॉट समथिंग विद A प्लस B। अभी हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। नाउ आई विल टेक दिस विच इज cos A माइनस B इज इक्वल टू √3/2। अब मैं कुछ √3/2 का सोचूंगी जो मुझे cos में मिल जाए, विच इज
पहले में ये लिखते हैं, तो हम √3/2 को क्या लिख सकते हैं, cos 30, करेक्ट। बस अब ये cos सेम है तो मैं इसको साथ में लिख सकती हूँ ऐसे, राइट। तो अब देखो आपको दो इक्वेशंस यहाँ मिल गई है, एक ये वाली और एक ये वाली। नाउ अकॉर्डिंग टू A1 and 2 अब आप इसको कंप्यूट कर सकते हो आराम से, ठीक है। जैसे कि a + b = 90, a - b = 30। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सब साइन चेंज हो जाते हैं, राइट। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2b = 90 - 30 क्या होगा, 60 डिग्री। एंड जब आप 2 को डिवाइड करोगे 60 से यू विल गेट 30। तो b तो आपका निकल गया, राइट। अब आप इन दोनों किसी भी इक्वेशन में 30 पुट करके a फाइंड आउट कर सकते हो। चलो हम इक्वेशन a के अकॉर्डिंग लेते हैं, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो a + b के जगह आई कैन पुट 30 डिग्रीज एंड 90, ओके। तो a मेरा हो जाएगा 60। सिंपल। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। बस आपको स्ट्रैटेजीज यूज करनी है कि 1 को कैसे रिप्लेस करें ताकि आपको साइन मिल जाए, कॉस के केस में भी। फिर आप दोनों इक्वेशंस को कंप्यूट कर देना। यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको साइन चेंज करना है, ये चीज़ नहीं आपको भूलनी है कि जब आप साइन चेंज करते हो फिर आप उसके अकॉर्डिंग 1 एंगल मिलेगा और आप दूसरा एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया है कि इफ AP and DQ are the medians of triangle ABC and DEF respectively, where triangle ABC is similar to triangle DEF। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो हम इसको नेम देंगे ABC और हमारे पास एक और ट्राइंगल है जिसका नेम है DE and F, ओके। तो ये हो गया मेरा DE and F, ठीक है। यहाँ पे ना हमारी दो मीडियंस हैं, जैसे कि ABC की मीडियन है AP और DQ है हमारी मीडियन ट्राइंगल DE और F की, ओके। सॉरी DQ। नाउ द थिंग इज कि जब हमारे दो ट्राइंगल को एक मीडियन ने कट किया है तो मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जिस लाइन पे कट कर रही है, जिस लाइन को, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ओके। इसका मतलब मेरा BP = PC एंड इधर EQ एंड = QF, क्योंकि AP मीडियन है इस ट्राइंगल ABC का और DQ मीडियन है इस ट्राइंगल DEF का, ओके। और ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो ऑपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी इक्वल होंगे, राइट। तो AB/DE इज इक्वल्स टू BC/EF इक्वल्स टू AC/DF, ठीक है। देखो AB/DE, BC/EF एंड AC/DF। Why? Because of CST। CST क्या होता है, CPST क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके। ये सब इक्वल होता है। अभी इफ यू विल सी AB/DE, BC/EF, AC/DF के जो रेशियोज है बिल्कुल इक्वल है। बट मुझे क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है कि जो AB/DE है, मतलब ये वाली लाइन और ये इक्वल्स टू है AP विच इज अ मीडियन हियर और DQ, ठीक है। तो मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं, लाइक ये स्मॉल ट्राइंगल्स की बात करूं, मतलब ABP और DEQ, कुछ इस टाइप की चीजें यूज करूं जो ये इन चीजों में आए, ठीक है। तो चलो अब हम एक काम कर सकते हैं कि AB/DE ये तो मुझे चाहिए, राइट। तो मैं इसी के अलोंग देखूंगी कि मैं और क्या चेंजेस कर सकती हूँ। आई कैन जस्ट राइट BC, क्योंकि ये BC मेरा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया बिकॉज ऑफ द मीडियन, ठीक है। बिकॉज AP इज अ मीडियन
ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना. मीडियन है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जो मेरा BP कैसे बना है, इक्वल पार्ट्स है ना, तो BP प्लस PC. तो मैं क्या करूँगी कि आई कैन जस्ट राइट PC एज BP एज वेल, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, बिकॉज PC इक्वल है BP के. ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे BP प्लस BP अगेन. ठीक है, तो यहाँ पे BP मैंने क्यों लिखा, बिकॉज PC इज इक्वल टू BP, क्योंकि ये जो AP है ना मीडियन, वो मेरी BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो आई गॉट 2 BP. ठीक है, तो मतलब मैं BC को ट्वाइस ऑफ द BP भी लिख सकती हूँ. करेक्ट, मैंने क्यों किया, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट AP. देखो मैंने प्रूव करना है AP और DQ लेके, और मेरा AB और DE ऑलरेडी दिया हुआ है उन्होंने, तो मैं इस ट्राइंगल की ही कोशिश करूंगी कि मैं बात करूं. ओके, तो यहाँ पे BP मुझे मिल जाएगा, तो यानी मैं BC को लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ BP. सिमिलरली ना आप इस केस में भी EF जो इसके नीचे है यहाँ पे बॉटम पे, EF को आप EQ लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ EQ. ठीक है, वाई, बिकॉज DQ मेरा मीडियन है और EF को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो अगर EQ है तो QF है, तो मैं QF को फिर से EQ लिख सकती हूँ, राइट. तो वो 2 EQ आ जाएगा, 2 आपका कट जाएगा. ओके, नाउ यू गॉट AB अपॉन DE विच इज इक्वल्स टू BP अपॉन EQ. ठीक है, अभी ये मेरे पास एक चीज आ गई है कि जो मेरी ये रेशियोज है और ये रेशियो है वो इक्वल है. ठीक है, तो लेट जस्ट गेट समथिंग एल्स ताकि मेरा प्रूफ हो सके कि ये दोनों इक्वल हैं. तो अगर आप देखोगे तो जितने भी ये सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, इसमें एक चीज़ और होता है कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं. तो क्योंकि मेरा ट्राइंगल ABC और DEF कॉरेस्पॉन्डिंग थे, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, ये एंगल B equals to angle E. Similar reason, corresponding parts of similar triangle. Okay, अब आप देखो, अगर तो मैं इस ट्राइंगल की बात करती हूँ ABP और DEQ, तो आप एक चीज देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अब आपको क्या मिला यहाँ पे, ये 2 आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी है. ओके, 1 and 2 के अकॉर्डिंग आपका AB और DE इन दोनों का रेशियो इक्वल किसके है, BP और EQ के. करेक्ट, और आपने एक चीज और नोट करा कि आपका ये एंगल भी यहाँ पे है और ये भी इक्वल है. तो इसका मतलब ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEQ. ठीक है, बाय साइड एंगल साइड. आपको देखो यहाँ पे आपके साइड्स बिल्कुल सेम है, फिर इनके साइड्स का रेशियो सेम है, और यहाँ पे आपके एंगल्स भी सिमिलर आ रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपके दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे. ओके, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका, अगर ट्राइंगल ABP सिमिलर है ट्राइंगल DEQ के, तो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके इक्वल होते हैं, राइट. तो AB अपॉन DE equals to BP upon EQ equals to AP upon DQ. और आपको प्रूफ क्या करना था कि ये दोनों आपके इक्वल हैं, which is AB upon DE is equals to AP upon DQ, hence proof. Okay, so this is the way आप इसको करोगे. तो जो ट्राइंगल आपको दिए होते हैं उसी को यूज़ करके आप कोशिश करोगे कि आपको 2 या मोर देन 2 कुछ ऐसे रीजंस मिल जाए ताकि आप उसको सिमिलर प्रूफ करके उनकी रेशियोज, साइड्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको भी आप, अगर वो एंगल कह रहे हैं या साइड्स कह रहे हैं, उनको आप प्रूफ कर सको. ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24. इसके भी 2 पार्ट्स हैं, तो पहले हम A पार्ट करेंगे. अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट आर टाइड ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर्स A, B and C respectively of a grassy triangular field ABC with the sides of length 35 meter, 40 meter and 50 meter. Find the area of grass field that can be grazed by them. Okay, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपके पास एक ट्राइंगुलर फील्ड है, तो पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगुलर फील्ड में नेमिंग देंगे A, B एंड
सी। ओके, वो बोल रहे हैं कि यहाँ तीनों कॉर्नर्स पे आपने ए कॉर्नर पे हॉर्स को टाई किया है, बी पे यू हैव टाइड काउ और सी पे गोट, और तीनों ही ट्राइंगल्स के कॉर्नर मतलब तीनों ही कॉर्नर्स पे जहाँ पे हॉर्स है, काउ है, गोट है, उनकी जो रोप है वो 14 मीटर की लेंथ है। ओके, इसका मतलब 14 मीटर से ज़्यादा वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि उनकी रोप की लेंथ ही 14 है। ओके, तो इसका मतलब ये 14 है तो डेफिनेटली ये भी 14 होगा। करेक्ट? कैसे? ये देखो एक सेक्टर बन गया ना आपका, यहाँ पे ये चीज़ है, राइट? तो ये आपका सेक्टर हो गया, ये थीटा होता है, ये एंगल है। ओके, इट्स अ ट्राइंगल ना, तो ये वाला पार्ट जहाँ पे दो लाइंस ऐसे जा रहे थे, दैट इज अ ट्राइंगुलर थिंग, एंड ये सेक्टर बन गया, यहाँ पे एंगल बनेगा। तो यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ बिल्कुल सिमिलर होती है। सिमिलरली यहाँ पे अगर जो एंगल है वो थीटा 1 ले लेंगे हम, इस एंगल को नेम इट लाइक थीटा 2 और इस एंगल को नेम इट थीटा 3, और ये यहाँ की लेंथ भी 14 है। ओके, क्योंकि सबकी लेंथ ऑफ रोप है 14 मीटर, तो इसका मतलब ये 14 है तो ये भी 14 होगा। सिमिलरली अगर ये 14 होगा तो ये भी 14 होगा, बिकॉज ये रेडियस होता है ना सेक्टर में, तो यहाँ का और यहाँ का बिल्कुल सिमिलर होगा बिकॉज ये सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। करेक्ट? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ ग्रास फील्ड जो ग्रेज्ड बाय देम है वो कैसे निकलेगी, जब आप एरिया ऑफ ए पार्ट का निकालो, एरिया ऑफ बी पार्ट और एरिया ऑफ सी पार्ट। करेक्ट? तो आप यहां लिख सकते हो एरिया ऑफ पार्ट ए प्लस एरिया ऑफ पार्ट बी प्लस एरिया ऑफ पार्ट सी। करेक्ट? यहाँ पे इफ यू विल फाइंड द पार्ट एरिया ऑफ पार्ट ए, तो आप देखोगे वहां पे आपका एंगल थीटा 1 है। ओके, तो आप यहाँ पे सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो विच इज थीटा, मैं यहाँ पे थीटा 1 लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे एंगल मुझे नहीं पता, बट आई जस्ट नेम्ड इट लाइक थीटा 1। ओके, तो थीटा 1 अपॉन 360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा 2 360 डिग्री पार्ट बी के लिए टाइम्स पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 अपॉन 360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अगर आपको इन तीनों का एरिया मिल जाएगा, उसको आप ऐड कर दोगे, वही आपका ग्रेस्ड एरिया होगा जितना वो ग्रेस कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो तीनों में आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा बिल्कुल कॉमन है, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो एंड यू कैन जस्ट पुट थीटा 1 थीटा 2 प्लस थीटा 3 इनसाइड। ठीक है, अब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 क्या है, ये तीनों अगर आप एंगल देखोगे ना इस ABC ट्राइंगल में ही है, राइट? तो सम ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है 180। करेक्ट? तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, तीनों एंगल मिला के आपका 180 बनाएगा, राइट? अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, तो यहाँ पे आप पाई की वैल्यू भी लिख सकते हो या फिर आप सीधा 360 से पहले 180 को सॉल्व कर सकते हो। तो हम पहले पाई की वैल्यू लिखते हैं। रेडियस कितना था आपका 14। ओके, 14 था ना आपका, सारों में 14 था, आप ध्यान से देखो सब में 14 था, तभी उसको कॉमन लिया बिकॉज दैट इज सिमिलर इन एवरी एरिया, पार्ट ए बी सी तीनों में 14 14 ही रेडियस है। ठीक है, एंड दिस इज 180। तो when you will solve this out, it's 360 degree और 18 times this is 2, ये आ जाएगा आपका 2 times 7, 7 times 2। अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे which is like 22 times 2 is gonna give you 44 times 7 और आपका आंसर आएगा 308। ठीक है, यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट आपके मीटर्स में है एंड एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। So this is the area of grass field that can be grazed by them. Okay, easy था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जितना लेंथ ऑफ द रोप है वो सबके सिमिलर है और वो उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, तो वो एक सेक्टर क्रिएट कर रहा है। सेक्टर के हिसाब से ये रेडियस होता है ये वाला, और ये दोनों सिमिलर होते हैं। थीटा को आप नेम दे दोगे बिकॉज तीनों का थीटा तो डिफरेंट ही होगा, वो उससे रिलेटेड आपको कुछ नहीं करना है, बस फिर आप कॉमन लेके just use the angle sum property and you will get your answer.
So let's do part B of question number 24. Find the area of major segment in terms of pi of a circle of radius 5 centimeter formed by a chord subtending an angle of 90 degree at the center. Okay, तो पहले तो हम एक circle draw करेंगे इधर and radius हमें कितना दिया हुआ है, that is 5 centimeter, right? और एक कोड हमारी है यहाँ पे एंड इफ यू विल सी ये भी हमारा रेडियस होता है, करेक्ट? तो ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया एंड द एंगल इज 90 डिग्री। वो बोल रहे हैं कि आप इस सर्कल का मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या होता है? ये टॉप वाला एरिया, ओके, ये सारा, और माइनर होता है आपका ये बॉटम वाला, कोड के नीचे वाला इज माइनर एंड ऊपर वाला दैट इज मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट मेरा कैसे निकल सकता है? इफ आई विल सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फ्रॉम द सर्कल, ठीक है, तो यही हम करेंगे। पहले देखते हैं हमें दिया क्या हुआ है, दैट इज रेडियस गिवन है थीटा दैट इज 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा ये येलो रीजन? व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा? देखो, अगर आई विल सब्ट्रैक्ट सेक्टर, अब ये हमारा सेक्टर है, देखो ये और ये वाला एरिया, ठीक है, दिस इज अ सेक्टर थिंग। अगर इस सेक्टर में से मैं ये ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, आई विल गेट द माइनर का एरिया, ठीक है। तो पहले तो हम इसको नेमिंग दे देते हैं, विच इज ए ओ एंड बी। सो इफ आई विल सब्ट्रैक्ट ट्राइंगल ए ओ बी फ्रॉम द सेक्टर, मुझे रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा विच इज अ रेड रीजन, ठीक है, जो माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट के लिए आप फॉर्मूला यहाँ लिखोगे, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एंड बी, करेक्ट। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला फिर से रिपीट करेंगे, 360 डिग्री ये जो इसका सेक्टर का होता है हमारा थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज लाइक हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस एंड हाइट। अब इधर आप देखो, आपका यहाँ पे बेस कितना है? बेस है आपका ये विच इज़ 5, हाइट आपकी 5 है। अगर आप इसको बेस लेते तो ये भी इसकी हाइट है, तो बेसिकली दोनों 5 5 सेम है। और ये सर्कल का क्या है? रेडियस। तो आई कैन जस्ट राइट दिस लाइक रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, सो दैट आई कुड गेट द कॉमन्स आउट। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो। तो आप इसमें से देखो जो कॉमन है, पहले आप उसको बाहर ले लो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको पहले ओपन करते हैं हम बिकॉज माइनस इफेक्ट करेगा, विच इज पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री। अब ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आर स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें से सारों में से कॉमन क्या है? रेडियस। रेडियस आप बाहर ले लो, अंदर वी हैव पाई माइनस थीटा की वैल्यू इज 90 डिग्री एंड वी हैव पाई विच इज 90 डिग्री पाई अपॉन 360 प्लस रेडियस आप बाहर ले चुके हो तो आपको बचेगा इधर हाफ, करेक्ट। यू कैन जस्ट सॉल्व दिस आउट, यू विल गेट फोर्स, ओके। यहाँ पे आप आर की वैल्यू भी पुट करोगे, रेडियस हमारा है 5, सो दैट इज 5 का स्क्वायर इज 25, करेक्ट। यहाँ पे आप देखो 4 है 2 है, तो आप सारा बेस एलसीएम ले सकते हो विच इज 4। ये हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस पाई प्लस 1, इधर होगा 2, करेक्ट। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये विल गेट समथिंग लाइक 25 3 पाई प्लस 2 अपॉन 4, करेक्ट। अब आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, फिर मल्टीप्लाई यू विल गेट 75 पाई प्लस 50 अपॉन 4 सेंटीमीटर, बिकॉज ये सेंटीमीटर में था तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर, ओके। तो यूनिट का भी ध्यान रखना है आपने, और क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है हमें कि टर्म्स ऑफ पाई में दे वांट आंसर, तो हम लोग
पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे. ओके, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन. नंबर 25. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC are of length 10 cm. तो BD हमें दिया हुआ है 10 and DC is 8. Find the length of side AB and AC. ये पूरी sides हमें find out करनी है. ओके, और हमें triangle ABC का एरिया भी दिया हुआ है which is 90 cm square. तो अगर BD मेरा 10 है करेक्ट, तो BE भी मेरा 10 होगा. और अगर मेरा CD 8 है तो CF भी मेरा 8 होगा. हाउ? लेट जस्ट सॉल्व दिस आउट. देखो BD is equals to BE. हाउ? Because of the external point of the tangent. Okay, अब देखो external point जो आपका सर्कल का है जहाँ से दो tangents आ रही हैं वो सेम है. Because of that tangent की लेंथ बिल्कुल सेम होगी. ठीक है, ये आपको याद रखना है. तो tangents from same external points are, this point are equal. करेक्ट. तो आपका BD और BE बिल्कुल सेम होगा. सिमिलरली सिमिलर रीजन आप दोगे CD और CF के लिए. दैट्स हाउ यू गॉट 8 and 8. ठीक है, अभी आपको ये नहीं पता कि AE क्या है और AF क्या है बिकॉज वो भी सेम होंगे, बिकॉज वो भी टेंजेंट्स है. तो आप उसको लेट कर सकते हो. लेट AE इक्वल्स टू X. तो AE इज इक्वल्स टू AF. सिमिलर रीजन, दैट इज external point, getting the tangents from the external point of a circle, the tangent's length is similar. Okay, so now अगर आप देखोगे आपको 3 triangles मिल गए इधर. ठीक है, ये वाला COB, one is this, one is BOA and one is AO and C. करेक्ट. अगर आप इन तीनों ट्राइंगल को अलग अलग एरिया फाइंड आउट करोगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ A, B and C. एंड दैट्स व्हाट ऑल्सो गिवन टू अस. तो हम इन दोनों को कंप्यूट करेंगे फिर. ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एरियाज ऑफ दीज 3 ट्राइंगल्स सेपरेटली. सो आप इसको लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OB एंड A. दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल AB एंड C. ठीक है, अब एरिया ऑफ OCB का क्या लिख सकते हैं हम? हाफ ऑफ BC टाइम्स रेडियस. ठीक है, राइट. अब हम OCB कर रहे हैं लाइक ये वाला, तो बेस एंड हाइट. सिमिलरली आप ये वाला एरिया निकालोगे विच इज हाफ AC टाइम्स रेडियस एंड विद दिस यू विल राइट हाफ AB टाइम्स रेडियस. और एरिया ऑफ ABC हमें गिवन है विच इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे जो भी कॉमन आप बाहर ले लोगे. सॉल्व करने से पहले जितने भी कॉमन्स होते हैं इसको प्रेफर किया करो कि आप बाहर ले लो. इट वुड बी इजी फॉर यू टू डू. BC यू नो दैट विच इज 10 plus 8 विल गिव यू 18 हियर. ठीक है, AC आपको नहीं पता तो 8 plus X विच इज X plus 8 लिख लो, 8 plus X लिख लो. सिमिलरली विद AB विच इज X plus 10 एंड इधर आप 90 लिखोगे. करेक्ट. इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस आपको गिवन है विच इज 4 हियर. ठीक है, रेडियस आपको दिया हुआ था 4, तो 4 सबका ही 4 होगा इधर. करेक्ट. एंड यू विल जस्ट सॉल्व दिस आउट. इधर आपका हो जाएगा x and x, दिल गिव यू 2x प्लस 36 एंड हियर यू गॉट 90. अब इसको आप सॉल्व करो. 90 को आप बॉटम पे लेके जाओगे डिविजन में तो आपको मिलेगा 45. करेक्ट. 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट समथिंग लाइक 9. और जब आप 9 और 2 को डिवाइड करोगे you will get 4.5. So here you got x which is 4.5. ठीक है, अब x आ गया तो हम AC निकाल सकते हैं. AC कैसे बना है? AF से और FC. करेक्ट. AF क्या था? That was x. जिसकी जगह you will put 4.5. FC और CF कुछ भी बोल लो, you will get 8. When you will add these two you will get 12.5 centimeter. करेक्ट. तो ये आपका आ गया आपका AC. नाउ AB फाइंड आउट करेंगे. AB इज मेड अप ऑफ AE एंड EB और BE कुछ भी बोलो. AE इज लाइक 4.5, EB इज 10 एंड यू विल गेट 14.5.
That's how you got the answers. Correct? Easy? तो कभी ऐसे questions आते हैं उनको triangle को break कर लो. Like from the very bigger one you will get 3 triangles. तीनों का area compute कर दो आप total area के which is A, B and C. Let's do question number 26. In this figure x and y and x dash and y dash are two parallel tangents to a circle with a center O and another tangent AB with the point of contact C intersecting x, y at A and x dash x and y dash at B. Prove that angle AOB is 90 degree. अब देखो ये वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला ये दोनों पैरेलल है और टेंजेंट भी है सर्कल की. ओके, पॉइंट P पे और Q पे. एक और टेंजेंट है विच इज BY और जो यहाँ पे सर्कल को टच करिए एट द पॉइंट C और दोनों पैरेलल लाइंस को भी टच करिए विच इज A एंड B. करेक्ट. तो ये वाले सर्कल में ये वाली फिगर में हमें प्रूव करना है कि जो एंगल AOB है विच इज समथिंग लाइक दिस यहाँ पे. ओके, ये 90 डिग्री है. करेक्ट. हमें ये चीज़ें लेके देखनी है. तो आई कैन जस्ट सी कि अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूँ लाइक POA और AOC तो हम कुछ कुछ चीज़ें कॉमन देख सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट टेक ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA. यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? OP इज इक्वल्स टू OC. कैसे? देखो these are the radius of the circle. ठीक है, OP और OC हमारा सेम है बिकॉज ऑफ रेडियस. करेक्ट. नेक्स्ट आप देख सकते हो कि OA दोनों में है सो दैट मीन्स कॉमन. कॉमन का मतलब सेम लेंथ होगी. करेक्ट. और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि AP इज इक्वल्स टू AC. देखो AP ये और AC वो कैसे? जब टेंजेंट्स आपके सेम कॉमन पॉइंट एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट से होते हैं तो उनकी लेंथ भी सेम होती है. राइट. तो आप यूज कर सकते हो, लिख सकते हो टेंजेंट्स फ्रॉम A. आप पूरा भी लिख सकते हो फ्रॉम द कॉमन पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट विच इज A हियर. नाउ अगर तीनों चीजें मेरी सेम है तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA. ओके, साइड 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 प्रॉपर्टीज है. तो अगर मैं इधर देखती हूँ अगर मेरा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो माय एंगल 1 मैं यहाँ पे पहले नेमिंग दे देती हूँ जिससे कि ये एंगल 1 है, दिस इज एंगल 2, 3 एंड एंगल 4. तो मेरा जो एंगल 1 है दैट इज इक्वल्स टू एंगल 2. वो कैसे? CPCT. ओके, CPCT का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. जब दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स. ओके, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. सिमिलरली अभी आप ट्राइंगल्स ले लो. यहाँ पे ट्राइंगल OQB एंड ट्राइंगल OC एंड B, ये दोनों. ओके, तो इसमें भी सेम सिचुएशंस हो रही है. मेरा OQ सेम है ना, जैसे कि OQ इज इक्वल्स टू OC, सेम रीजन रेडियस, OC इज कॉमन. अब आई एम नॉट राइटिंग दिस अगेन, आपको पूरा पूरा लिखना है. और दूसरा आप लिख सकते हो कि टेंजेंट्स आपके जैसे कि BQ एंड BC टेंजेंट्स. ओके, सो सिमिलर रीजन की वजह से यू गॉट योर टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट जो है हमारे OQB एंड OCB which is side side side. अब दोनों ये हैं तो मेरे एंगल 3 is equals to angle 4. करेक्ट. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अब मेरे को दो सिचुएशंस मिल गई हैं. एक मेरा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. करेक्ट. अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर आप देखोगे तो आपका PQ, अभी जो PQ है ये कैसे बना है? आप देखो यहाँ पे PQ आपका एक डायमीटर है. ओके, स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन है बिकॉज इट्स अ डायमीटर, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. तो सारे एंगल्स को जब ऐड करोगे तो यू विल गेट अ सम ऑफ स्ट्रेट लाइन पे सम ऑफ एंगल्स का क्या होता है? दैट इज 180 एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. नाउ अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो आप दोनों को ही एंगल 2 लिख सकते हो बिकॉज मेरे को क्या चाहिए? मुझे ये एंगल चाहिए. राइट. मुझे एंगल 2 और एंगल 3 को कंबाइन करके AOB चाहिए. तो आई कैन जस्ट राइट 2 हियर एंड 3 को एंड 4 को भी आई कैन राइट 3 हियर. ओके,
that is 180. तो angle 2, twice of angle 2, twice of angle 3, that is like 180 degree. तो angle 2 और angle 3 में से अगर आप एक कॉमन ले लो 2, that is angle 2 and angle 3, 180 degree आपका डिवाइड हो जाएगा. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री. अब एंगल 2 एंगल 3 किससे कंबाइन होकर बना है? दैट इज एंगल AO एंड B. So hence it's proved that angle AOB is 90 degree. Correct? Let's do the next question. So in this question, they're telling two tangents P and PB are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that angle APB is equal to twice of angle OA and B. तो यहाँ पे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे जहाँ पे we have two tangents और वो common point से है external point which is P. So we have one tangent here to the circle. Okay, something like this. और एक है हमारे इस साइड. ओके, और ये पॉइंट हमारा है A. ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. इट्स अ टेंजेंट हियर. ये है A और ये है B. और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो सेंटर है विच इज दिस वन इज द सेंटर विच इज O हियर. ठीक है, तो जस्ट हमें प्रूव करना है कि जो APB एंगल है वो ट्वाइस ऑफ एंगल OAB है. ठीक है, तो पहले तो आप पिक्चर समझो. यहाँ पे OA ऐसे है और ये आपका इधर से ऐसे रेडियस है. करेक्ट, और AB इज अ समथिंग लाइक दिस बिकॉज एंगल OAB है. ठीक है, तो समवेयर जब मैं A और B को ज्वाइन करूंगी तो आई विल गेट अ लाइन ओवर हियर. ओके, तो यहाँ पे चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. लेट्स जस्ट टेक एंगल OA एंड B. देखो आई डू नॉट नो व्हाट दीज एंगल्स आर, तो मैं इनको लेट कर लूंगी. ठीक है, तो मैं लेट कर रही हूँ कि जो एंगल OAB है ना, यानी ये वाला एंगल, दैट इज X. ओके, लेट दिस बी X. ओके, और बिकॉज A और O लाइक OA परपेंडिकुलर है PA के, राइट. जब एक रेडियस और एक टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है? वी गेट द एंगल 90 डिग्री ओवर देयर. ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा एंगल OA और P है ना, दैट इज 90 डिग्री. करेक्ट, तो मेरा एंगल OA और P बना कैसे है? अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि एंगल PA और B विच इज समथिंग लाइक ये वाला, और एंगल प्लस एंगल OA एंड B यानी ये वाला, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, ये क्यों है? बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू ना कि जब टेंजेंट और एक रेडियस होती है परपेंडिकुलर होती है, दैट मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, तो आप लिख सकते हो बाय थ्योरम लिख दो. आप थ्योरम मेंशन भी कर सकते हो because these are perpendicular, so the radius and tangent is making 90 degree over here. Okay, तो ये चीज हो गई, right? तो अगर मुझे ये पता है कि OAB जो मैंने जस्ट लेट किया था कि वो X है, तो मेरा एंगल PAB क्या होगा? That is X, right? तो 90 डिग्री माइनस X. ठीक है, तो ये मेरा एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस X. करेक्ट, यहाँ पे आप देखो कि जो PA है वो PB के बिल्कुल इक्वल है, राइट? बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट कॉमन है ऑफ द टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल. ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, तो इनकी लेंथ बिल्कुल सेम होती है. ओके, दैट्स व्हाई PA इज इक्वल टू PB. सो ट्राइंगल PA और B की बात करते हैं, यहाँ पे PA और B की बात करते हैं, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे हुआ हमारा? अगर आप ध्यान से देखो, टू साइड्स मेरी इक्वल है. करेक्ट, टू साइड्स मेरी इक्वल है ये वाली. तो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बिल्कुल इक्वल होते हैं और उनके जो एंगल होते हैं ना, ये वाले एडजेसेंट एंगल, वो भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं. तो इसका मतलब एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PB एंड A, बिकॉज ऑपोजिट, आप बोल सकते हो एडजेसेंट, एडजेसेंट लिख लो, ऑपोजिट लिख लो, एडजेसेंट एंगल्स
of isosceles triangle are equal. करेक्ट. तो एंगल भी मेरे सेम है. इसका मतलब इफ आई विल टेक एंगल ए पी बी प्लस and I'm gonna take angle PAB plus angle PBA, that is 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई, राइट. तो एंगल APB क्या है? PVAB और PBA दोनों मेरे सेम है, राइट. मैंने अभी जस्ट प्रूव किया, करेक्ट. तो मैं इसको लिख सकती हूँ प्लस 90, ये मेरा ये था ना, राइट. देखो I got angle PAB 90 degree minus x और ये मेरा इक्वल है PBA के भी. So I can just write here that is plus 90 degree minus x equals to 180 degree. ठीक है. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा एंगल APB which is 180 degree here and minus 2x is equals to 180 degree. करेक्ट. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2x और 2x में x क्या है हमारा? दैट इज OAB. देखो वी लेट x एज OAB. सो हेंस एंगल APB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OA एंड B. करेक्ट. So let's do question number 27. In a workshop, the number of teachers of English, Hindi, Science are 36, 60 and 84 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are to be seated and all of them being of the same subject. Okay. अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो बोल रही है कि सेम नंबर ऑफ टीचर हर रूम में चाहिए, ओके, और मिनिमम रूम चाहिए. तो सेम नंबर ऑफ टीचर्स चाहिए हर रूम में, ओके. तो रूम कम होने चाहिए, राइट. अगर मैक्सिमम टीचर्स मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी रूम्स में, लाइक कितने मैक्सिमम में डाल सकती हूँ ताकि मेरे पास रूम कम हो. देखो मिनिमम रूम्स पूछा है, राइट. मिनिमम रूम्स मतलब मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा एक रूम में टीचर डाल सकती हूँ, सेकंड में डाल सकती हूँ, जितने भी रूम्स मुझे चाहिए होंगे कि मैं मैक्सिमम टीचर्स डाल दूँ ताकि मेरे को मिनिमम रूम्स मिले, ओके. इस केस में जब ऐसी बात होती है तो आप HCF निकालते हो, ओके. तो लेट्स जस्ट सी उन्होंने हमें दिया क्या हुआ है. पहले हम देखेंगे इंग्लिश टीचर कितनी है हमारे पास. वी हैव 36, ठीक है. हिंदी का वी हैव 60 टीचर्स एंड फॉर साइंस वी हैव 84. करेक्ट. अभी इतने टीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, हमें उन्हें रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मिनिमम रूम्स बनाना है. तो इसका मतलब हम ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट. और हर टीचर सेम सब्जेक्ट की होनी चाहिए जब हम एक रूम सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर्स होने चाहिए. तो क्योंकि हमें मिनिमम रूम्स चाहिए और मैक्सिमम टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टीचर्स का हम HCF निकालेंगे, ओके. तो HCF निकालने के लिए जैसे कि मैं 36 का HCF निकालूंगी तो आप कॉमन फैक्टर्स निकालोगे यहाँ पे. तो कॉमन फैक्टर्स के लिए 36 के फैक्टर्स होते हैं आपके 2, 2, 3 एंड 3, ठीक है. प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, फिर आप 60 का निकालोगे, वो होगा आपका 2, 2, 3 एंड 5. साइंस का 84 है तो उसका हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 2, 3 एंड 7. HCF कैसे निकालते हैं? जो तीनों में कॉमन हो, राइट. जैसे कि मेरा यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन है, और जो कॉमन नहीं होता उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 मेरा आ गया 12. करेक्ट. अभी HCF मेरे पास आ गया, मतलब मैक्सिमम टीचर्स एक रूम में मैं 12 रख सकती हूँ, राइट. अभी हम देखेंगे कितने रूम्स हमें चाहिए. यहाँ पे हमें रूम्स कैलकुलेट करने हैं. रूम्स के लिए आप जैसे कि टीचर्स आपके पास हैं 36, 60 और 84. तो आप इसमें से रूम कैसे कैलकुलेट करोगे कि अगर आपके पास इंग्लिश टीचर्स 36 है, ठीक है, तो आप 36 को 12 के ग्रुप्स बनाओगे तो 3 रूम्स लगेंगे. करेक्ट. फिर आपका हिंदी का है, हिंदी के यू हैव 60 टीचर्स. 60 का अगर आप डिवाइड करते हो 12 से तो आपको 5 रूम्स चाहिए इन टोटल,
टू डिस्ट्रीब्यूट दीज टीचर्स, मतलब 12 टीचर्स हिंदी की 5 रूम में होंगी, ठीक है, मतलब 12 12 12 12 5 टाइम्स ऐसे, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है साइंस। साइंस की टीचर आपके पास 84, डिवाइड 84 विद 12 विच इज 7 रूम्स, करेक्ट। तो उन्होंने यही तो पूछा कि मिनिमम रूम्स कितने चाहिए। अब आप टोटल नंबर ऑफ रूम्स कर लो। सो टू टोटल rooms, that is 3 plus 5 plus 7 and you will get the answer which is 15 rooms। तो मिनिमम आपको 15 rooms तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको 12 12 12 टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है हर सब्जेक्ट की एक रूम में। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू द 27th क्वेश्चन। So let's do question number 28. Find the zeros of the quadratic polynomial, which is this, and verify the relationship between the zeros and coefficient of the polynomial. Okay, तो यहाँ पे पहले हम इस quadratic polynomial को copy कर लेते हैं, which is something like this. ठीक है, अब इसको एक बार हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, एक तो ये आप ध्यान रखो, देखो x यहाँ पे लिखा है, मोस्टली स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं और वो जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो जो आपको माइनस का भी ध्यान रखना है और x को भी लेना है। ओके, तो -1 टाइम x इज x एंड इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, जो हो जाएगा 2√2x, करेक्ट, प्लस √2। अब यहाँ पे हम 0 लिखेंगे बिकॉज हमें फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके इक्वल्स टू 0 रखें ताकि हम इसके जीरोस निकालें। ओके, नाउ अब आप इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग अलग कॉमन लोगे, जैसे कि ऐसे कॉमन लेना है ताकि आपका सेम हो जाए, राइट, फैक्टर्स एक तरीके से। तो जैसे कि मैंने इधर x बाहर लिया तो आई विल गेट समथिंग 2x - 1 और इधर से आई कैन टेक √2 और अंदर मेरे पास होगा 2x - 1। देखो सेम आ गया, राइट। अब आप 2x को कॉमन ले सकते हो, which is like 2x - 1 और एक का हो जाएगा x √2 is equals to 0। ठीक है, तो अब आपके पास आ गई वैल्यू x की, तो x could be या तो √2, करेक्ट, यहां से, या फिर आपका x हो सकता है 1। गॉट इट। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा विच इज √2 एंड दिस इज बीटा, दिस इज 2। तो हमारे 2 zeros यहाँ पे हमारे पास आ गए, राइट। तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया फाइंड द जीरोस, बट अब हमें वेरीफाई भी करना है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो वेरीफाई करने के लिए पहले हम सम लेंगे, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा देन बीटा ऐड करेंगे -b/a। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले आप इसमें ये देख लो कि आपके पास a क्या है। इसमें आपके पास a है 2 इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपके पास 2 है, b क्या है, b इज नेगेटिव। ठीक है, ये माइनस का साइन मोस्टली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, माइनस आपको नहीं भूलना है। ओके, जो भी साइन होगा वो लेके चलना है। एंड c इज √2, करेक्ट। अब हम इसमें इसको फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा हमारा आया है ये √2, बीटा कितना है 1/2 नेगेटिव, और यहाँ पे b कितना है आपके पास, b आपके पास है नेगेटिव विच इज 1 + 2√2 अपॉन में आप लिखोगे a आपका है 2, करेक्ट। तो जब आप इसको ओपन करोगे, ये आपका नेगेटिव तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो पहले हम इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगे LCM विच इज 2√2 एंड 2 एट द बॉटम। ये आपका प्लस हो जाएगा, इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, और ये 2√2, करेक्ट, यहाँ पे, और ये 2, इसको हम छोटा कर देते हैं। ओके, 2√2, यहाँ पे भी 2 है एंड 2 एट दी बॉटम। तो अब आप देखो आपके पास LHS इज इक्वल्स टू RHS, राइट। तो ये आपने प्रूव कर दिया, LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये तो आपने अभी सम किया, ठीक है। अभी आपको इसका प्रोडक्ट भी दिखाना है, क्योंकि आपको 2 चीजें प्रूव करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अभी इसमें कोफिशिएंट तो यूज ही नहीं हुआ, अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट भी यूज करेंगे, राइट। चलो इसका यूज करते हैं। तो उसके लिए आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 zeros। यहाँ पे सम किया था, यहाँ पे प्रोडक्ट करके दिखाओगे, विच इज अल्फा टाइम्स बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक है, तो अल्फा कितना है √2, बीटा इज 1/2, c इज
√2/2, करेक्ट। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 मिनट। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट √2/2 और यहाँ पे भी आपका आ गया √2/2। तो ये आपने फिर से प्रूफ किया है प्रोडक्ट से, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। जब आपको ये प्रूव करने के लिए आएगा कोफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन में, तो यू हैव टू प्रूव दोनों वाले केस आपको लेके चलने हैं, एक तो सम वाला भी और प्रोडक्ट वाला भी, ठीक है। तब जाके आपके पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा। तो प्लीज ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं इनको पूरा रीड किया करो, इसमें 2-3 चीजें पूछी होती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स आधा क्वेश्चन करके छोड़ भी देते हैं, तो कीप इन माइंड क्वेश्चन में एक तो अंडरलाइन कर लो आपको क्या क्या ढूंढना है, ठीक है, ताकि आपको कुछ मिस ना हो जाए। अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो और चीजें भी फाइंड आउट कर सकते हो। 9 now. If sin theta plus cos theta is equals to √3, then prove tan theta plus cot theta is equals to 1. अब ये गिवन है और इसका यूज करके हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ओके। यहाँ पे और है, ये आई थिंक इसका एक और पार्ट है 29 में ऑप्शन आपके पास। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट शीट पे वी विल डू द सेकंड पार्ट। तो ये आपको गिवन है, ओके। तो जो गिवन है पहले उसका यूज करेंगे। तो इफ दिस इज गिवन which is √3, तो देखो आप क्या कर सकते हो इसमें कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू निकले। तो अगर मैं इधर स्क्वेयरिंग कर दूं ताकि मेरा √3 हट जाए, राइट, तो मे बी वो वर्क कर जाए। तो स्क्वेयर बोथ द साइड्स, सो यू विल गेट समथिंग लाइक cos थीटा का स्क्वेयर एंड √3 का स्क्वेयर। अभी आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, a प्लस b का स्क्वेयर की आइडेंटिटी। तो यू विल डू समथिंग लाइक a² प्लस b² प्लस 2a एंड b, करेक्ट। और जब आप इसको खोलोगे रूट को, यू विल गेट 3। अब देखो ये क्या होता है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। रिप्लेस कर दो इसको, यू विल गेट समथिंग 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 3। 1 उधर जाएगा तो आपको मिलेगा 2, ठीक है। अब ये 2 को डिवाइड कर दो, 2/2 will give you 1. So इसका मतलब आपको क्या मिला इससे कि sin थीटा cos थीटा विच इज इक्वल्स टू 1. गॉट इट। अब ये वैल्यू हम इसमें यूज करेंगे जो हमें प्रूव करना है। तो ये tan थीटा प्लस cot थीटा उसको इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। तो यहाँ पे इसको हम LHS का नेम देंगे विच इज लाइक, यहाँ पे हम LHS लेते हैं। तो LHS मेरी क्या है जो प्रूव करना है उसमें से tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। तो tan थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट cos थीटा sin थीटा एंड इधर आपका आएगा sin थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपको आइडेंटिटी पता है, sin थीटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। और ये भी आपको अभी अभी निकला है, यहाँ पे देखो यू गॉट समथिंग लाइक 1 हियर, तो 1 आ जाएगा बॉटम पे। सो दैट्स हाउ यू गेट द आंसर 1। तो इसका मतलब का LHS इज इक्वल्स टू RHS, करेक्ट। सो हेंस proved. So let's do part 2 of question number 29. Prove that this is equals to this, ठीक है। ये LHS है या RHS ले लो, इनको हमें प्रूव करना है। तो आप कोई भी एक साइड स्टार्ट कर सकते हो और दूसरे के जैसा ही उसको सॉल्यूशन में ला सकते हो एंड हेंस दैट विल बी प्रूव्ड। अब इसमें हमें देखना है हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो जस्ट लेट मी जस्ट कॉपी दिस आउट। इसको आपने ऐसे लिया एंड अब आप देखो आप इसमें क्या चीज ऐसे कर सकते हो कि थोड़ा सा आपका इससे रिलेटेड टर्म्स आपके पास आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि आपका cos A है, यहाँ पे sin A है, तो मैं इसमें ऐसे क्या ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि cos A अपॉन sin A हमारे पास होता है cot A, ठीक है। तो मतलब मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ। तो लेट जस्ट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद sin A। आई थिंक वो वर्क करेगा क्योंकि जब मेरे पास cos A अपॉन sin A आ जाएगा वो मेरा cot A बन जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ
एंड आई एम गोना डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही साइन ए से, ठीक है। तो सेपरेटली करो, जैसे कि यहाँ पे साइन ए अपॉन साइन ए, और 1 से भी साइन ए डिवाइड होगा, करेक्ट। ये आपका न्यूमरेटर है, फिर आप इसका डिनोमिनेटर लोगे विच इज दिस। देखो जो ऊपर आप डिवाइड करोगे वही नीचे करना है, ठीक है। अब देखो ये तो आपका जस्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब साइन कॉस ए अपॉन साइन ए होता है आपका कॉट ए, करेक्ट। और ये हो गया मेरा -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए होता है हमारा कॉस सेक ए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी टर्म्स यूज करनी है, कुछ ना कुछ ऐसा डिवीजन में लाना है या कुछ चेंजेस लाने हैं ताकि कुछ इस टाइप का सेम टाइप का आपके पास एटलीस्ट ये नंबर्स तो आ जाए ना, ताकि आप उसको और सिंप्लीफाई करके कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करके उसको प्रूव कर दो, राइट। तो यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए, जैसे कि अभी आपको बताया था, दैट इज अ कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस सेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन को और क्लियर कर दिया है, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करते हैं कि 1 को साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा ऐसे सिंपल सा लिखोगे तो थोड़ा समझ आएगा कि नेक्स्ट आपको स्टेप क्या लेना है। तो कॉट ए माइनस कॉस सेक ए प्लस 1, ठीक है। अब जैसे कि आई कैन सी आई हैव 1 ऊपर और नीचे दोनों साइड, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि आई कैन जस्ट रिप्लेस 1 कॉस सेक स्क्वायर ए से माइनस कॉट स्क्वायर की, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, राइट। तो अगर हम 1 की जगह इसको रिप्लेस करेंगे तो ये सॉल्व हो सकता है। देखो कॉसेक ए माइनस 1 की जगह आप इसको रिप्लेस कर दो विच इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यही चीज आप नीचे भी करोगे विच इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और इधर अगर हम 1 को नहीं भी रिप्लेस करते तो मे बी ये वर्क करेगा बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेक अवे दिस, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहने देते हैं, इसको हम रिप्लेस करने के लिए कोशिश करेंगे। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये अभी मेरी क्या आइडेंटिटी बनी है कि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, करेक्ट। तो मैं वो चीज़ें अप्लाई कर सकती हूँ। सो लेट्स डू दिस, कॉट ए एंड ये हो जाएगा आपका इधर प्लस का कॉसेक, सॉरी ये प्लस का कॉसेक आपका, ठीक है, प्लस कॉसेक ए माइनस, अब आप इसको ब्रेक करके लिखो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, करेक्ट। और डिनोमिनेटर आपका सेम है विच इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ओके। अब आप ये देखो कि ये आपका एक टर्म है, लेट मी जस्ट चेंज माय कलर ऑफ पेन का कलर ताकि आपको समझ आए। ये देखो ये एक है और ये चीज मेरी यहाँ पे भी है विच इज लाइक ये वाला, ठीक है। तो ये ए हो गया माइनस ये पूरा बी हो गया, तो मैं इसमें से ये कॉमन ले सकती हूँ, इसको बाहर निकाल सकती हूँ। तो चलो इसको कॉमन लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये मेरा कॉमन आ गया, राइट। इसको मैंने बाहर लिया तो ये हो गया मेरा 1, ठीक है, माइनस ये मेरा बाहर आ चुका है, ठीक है। तो आप अंदर वाले को क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। ये माइनस मत भूलना लगाना, नहीं तो चेंजेस आ जाएंगे सारे। और नीचे आपका कॉट ए प्लस, सॉरी इट्स अ माइनस हियर, ओके, माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब आप इसको देखो, पहले ना इस ब्रैकेट को खोलो, ठीक है, ये माइनस की वजह से आपके चेंजेस आएंगे इधर, करेक्ट। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो अगर हम ब्रैकेट अंदर ओपन करते हैं तो आपको मिलेगा 1 माइनस, तो ये माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट। यू विल गेट कॉट ए, और डिनोमिनेटर में आपका आएगा कॉट ए माइनस
cosec a प्लस 1। अब आप कुछ कॉमन देख रहे हो इसमें, ये देखो आप cot a cot साइन साथ में देखो, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, माइनस cosec a और 1 भी मेरा पॉजिटिव है, सो दैट मीन्स आई एम गेटिंग द सेम नंबर टॉप एंड बॉटम पे, ठीक है। तो ये मैं कट कर सकती हूँ, तो आपको क्या मिल रहा है cot a प्लस cosec a। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड मेरा सॉल्व करके आया है, एक्चुअल में मुझे यही चाहिए था, सो दैट मीन्स I got my answer LHS is equals to RHS। ठीक है, ये आया ना, तो आप लिखोगे hence proved। Okay, now let's do the next one. So let's do question number 30 now. On a particular day, Vidhi and Unnati couldn't decide on who would get to drive the car. They had one coin each and flipped their coin exactly 3 times. The following was agreed upon. देखो अब विधि और उन्नति हैं, दोनों डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कौन ड्राइव करेगा आज कार, तो उन्होंने एक कॉइन को फ्लिप किया और वो भी कितने बार किया 3 टाइम्स, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेंगे। अगर तो विधि तब ड्राइव करेगी जब विधि को 2 हेड्स इन अ रो मिलेंगे, इन अ रो मीन्स एक के बाद एक, ठीक है, और तब वो गाड़ी चलाएगी। और उन्नति कब चलाएगी जब उसको एक हेड और बिल्कुल हेड के बाद एक टेल मिलेगा, तब उन्नति गाड़ी चलाएगी। ओके, तो पहले हम देखेंगे टोटल आउटकम्स कितने हैं। अब रिमेंबर जब 3 टाइम्स 1 कॉइन फ्लिप हो रहा है या फिर 3 कॉइन्स आए और वो फ्लिप हो रहे हैं, उनके टोटल आउटकम बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले हम टोटल आउटकम्स लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कितना सैंपल स्पेस है इसका। या तो तीनों पे हेड आ जाएगा या 2 पे हेड आएगा, फिर टेल्स, head tails tails, head tails and heads, tails head tails, और tails head head, tails tails head, और tails tails tails। अब देखो आपके पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अभी आपके पास टोटल आउटकम है 8, करेक्ट। तो फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी क्या है कि विधि ड्राइव करेगी, ठीक है, तो आप इसको PE भी लिख सकते हो, ये मेरा इवेंट है जो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं जो हम देख रहे हैं, राइट। तो विधि कब जीतेगी जब 2 हेड्स इन अ रो होंगे, रो मीन्स एक के बाद एक, बिल्कुल एक के बाद एक। तो आप चेक करो आपके पास कब आ रहे हैं ये 2 हेड्स इन अ रो, तो एक तो ये वाले चांस में आई एम गेटिंग 2 हेड्स, इसमें भी 2 हेड्स एक के बाद एक, ये नहीं है। ओके, ये नहीं है, हेड्स तो आ रहे हैं 2 बार बट रो में नहीं है। देखो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया रो में, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है आपको। तो ये रो में है, ठीक है, ये वाला होगा, और तो कोई नहीं है 2 हेड वाला, तो दैट मीन्स ये एंड दिस वन। तो दैट मीन्स आपका पॉसिबल आउटकम्स लाइक फेवरेबल हो गए आपके 3, टोटल आउटकम आपके पास 8, करेक्ट। सो अभी आप फाइंड आउट करोगे उन्नति का, उन्नति कब ड्राइव करेगी, ये हमारा इवेंट है यहाँ पे। अब उन्नति के लिए फेवरेबल हमें देखने हैं, राइट, तो उसके लिए आपको चाहिए एक हेड और बिल्कुल उसके बाद आपको चाहिए टेल्स। अब आप देखो हेड हो और टेल्स हो, तो एक तो ये वाले चांस में हम गेटिंग हेड और टेल, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी हेड के बाद टेल आ रहा है, ये टेल्स और हेड है, बट ये मेरा हेड और टेल का वर्क कर सकता है, राइट, ये कर रहा है। और कोई काम कर रहा है हेड और टेल का, टेल और हेड आ रहा है, राइट, ये नहीं, बट आप ये देखोगे जिसमें कि हेड और टेल चाहिए, मतलब पहले मेरा हेड हो और फिर टेल हो, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा है बिकॉज सॉरी ये वर्क कर रहा है बट ये नहीं कर रहा बिकॉज इसमें पहले मेरा टेल्स है फिर हेड्स है, राइट, और हेड्स और टेल्स वाला और कोई नहीं। तो कितने ऑप्शन है आपके पास, कितने फेवरेबल है, 1 2 एंड 3 एंड 4, करेक्ट। तो 4/8, तो अब आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो कि 4/8 की प्रोबेबिलिटी बड़ी है मेरी 3/8 से, तो देयरफॉर उन्नति will drive the car, ठीक है, so she will drive the car, decision completed। now let's do question number 31 part A। इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। the monthly income of Aryan and Baban are in the ratio of 3:4 and their monthly expenditures are in the ratio 5:7। if each saves रुपीज 15,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। अब मुझे मंथली इनकम फाइंड आउट करनी है, वो इस रेशो में खर्चा कर रहे हैं और इस रेशो में वो दे जस्ट अर्निंग द थिंग्स, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है। अब देखो मुझे मंथली इनकम पता ही नहीं है, तो पहले तो हम जो नहीं पता होता उसको लेट करते हैं एक्स, तो लेट इनकम बी एक्स। तो आर्यन की इनकम हो जाएगी आपकी 3x, ओके, और बबन की हो जाएगी
4x, करेक्ट। यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी नहीं मुझे पता है बिकॉज रेशियो दिया हुआ है, तो आई डो नॉट नो कितना है, तो एक्सपेंडिचर को भी आई विल टेक इट एज y, तो Rn का हो जाएगा 3y एंड विपिन का हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहे हैं कि उनकी मंथली इनकम इतना है, एक्सपेंडिचर ये है और वो सेव इतना करते हैं। इसका मतलब अगर मैं Rn की बात करूं तो उसकी इनकम इतनी है, वो एक्सपेंडिचर इतना है उसका, लाइक दिस इज, ओके माय बैड, दिस इज 5 and 7, करेक्ट, 7। तो यहाँ पे अगर Rn की इनकम हमारी 3x है और एक्सपेंडिचर हमारा है 5y, तो कितना सेव करता है 15,000, करेक्ट। और अगर मैं बात करूँ विपिन की तो वो 4x उसकी इनकम है और वो एक्सपेंडिचर उसका 7y है, सेव कर रहे हैं दोनों सेम अमाउंट, ठीक है। तो ये मैं फर्स्ट स्टेटमेंट दे सकती हूँ, ये मैं सेकंड। अब मुझे इसको कंप्यूट करना है, मुझे चाहे x निकालना चाहे y, अब आप कुछ भी कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3, या मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5 नीचे कर दो, ये अब आपकी चॉइस है। तो लेट जस्ट मल्टीप्लाई first statement, equation 1 by 4 and equation 2 by 3, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर मिलेगा 12, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग विथ 4, तो ऊपर हो जाएगा 20y और 60,000। और जब आप नीचे इसको 3 से करोगे तो यू विल गेट 12x माइनस 21y इज इक्वल्स टू 45,000, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज होता है, राइट, कर दो इसको, तो आपको यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको ये मिलेगा y, बिकॉज प्लस माइनस हो गया ना, और ये आपका हो जाएगा 15,000। इसका मतलब y एक्सपेंडिचर मतलब आपका 15,000 है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, देने मंथली इनकम, तो पहले मेरा एक्सपेंडिचर निकल गया, तो पहले अब हम y पुट करके we will calculate x which is actually income जो हमें निकालनी है, ठीक है। तो मैं अब y का यूज करके इधर सॉल्व करते हैं, put y equals to ओके 15,000 और मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल रही हूँ, ठीक है। तो 3x माइनस 5, 15,000 इधर, y की जगह रिप्लेस करेंगे एंड यू विल गेट 15,000 इधर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 3x माइनस 75 एंड ये हो गया 3x। अब 75,000 का आप उधर ले जाओगे तो आपको मिलेगा प्लस का, दैट इज लाइक 90,000, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो डिवाइड करके, आपका आएगा 30,000। तो 30,000 आपकी क्या है, इनकम। बट मुझे इन दोनों की इनकम निकालनी है, तो अब आप 1 by 1 निकाल लो। Rn का क्या था 3x, ठीक है, सो दैट मीन्स 3 times 30,000, दैट मीन्स Rn की इनकम है 90,000, ठीक है, रुपीज। और वमन की है 4x which is 4 times 30,000 and that makes 12, ठीक है। इसका मतलब कितनी इनकम है 1,20,000, correct. So this is how you will solve the question. So let's do question number 31st का B part. Solve the following system of equations graphically. ये दो equations हैं आपके पास, ठीक है, और find the area of the triangle so formed by two lines x axis and x axis. तो पहले तो आपको ग्राफ बनाना है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ ड्रॉ करनी पड़ेगी और आपको ये दोनों लाइन को भी सॉल्व करना है ताकि आपको उसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स मिले, अकॉर्डिंगली यू विल गेट अ ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले हम लेंगे इक्वेशन विच इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, करेक्ट। इसमें आपको x और y की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है ताकि आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। तो पहले आप बॉक्स बना लो। तो इफ यू आर गेट पुटिंग x एज 0 तो आपका 6 क्या आ जाएगा, देखो 2 times 0 is 0, y is equals to 6 देन, ओके। इजी बनाओ कि जैसे कि आई एम गोना पुट 3 हियर, मुझे 6 मिलेगा, डेफिनेटली मुझे y मिलेगा
0, ठीक है। थोड़ा इजी करोगे तो जल्दी जल्दी भी बनेंगे आपके कोऑर्डिनेट्स। अगर आप x को 2 पुट करते हो तो ये विल गेट अ 4, और 4 जब उधर माइनस होगा आपको फिर से मिलेगा 2, करेक्ट। तो ये आपके 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए फर्स्ट इक्वेशन के। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, विच इज लाइक, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, तो पहले हम इसको 2 को उधर रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे इसका बॉक्स बनाओ, स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज x एंड y की। तो इसमें भी हम लोग पहले पुट करेंगे, जैसे कि x की वैल्यू 1 है तो ये विल गेट अ 2 हियर, 2 उधर माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो इजी इजी पुट करो, जरूरी है आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बट ट्राई टू मेक इट जीरोस टूज, इतने में ही रहने दो। अगर x को आप 0 पुट करते हो तो y आपका आ जाएगा -2, और अगर आप x को डालोगे 2 यू विल गेट समथिंग लाइक 2। अगेन देखो 2 टाइम्स 2 इज 4, और 4 जब उधर जाएगा तो माइनस होके 2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब हम इनके पहले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, जैसे कि x है मेरा 0 6, तो वो हो जाएगा इधर, ठीक है। लेट मी जस्ट चेंज माय कलर। तो 0 6 मेरा हो जाएगा इधर, करेक्ट। और 3 0, 3 मतलब मेरा इधर पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3 0 किधर होगा, इधर, करेक्ट। और आपका एक है 2 2 विच इज लाइक 1 2, तो 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। तो ये पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इनको मिला के कोऑर्डिनेट्स के लिए, विच वुड बी, ओके 1 मिनट, ये गलत हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने रैंडम ड्रॉ किया है, ये स्ट्रेट ही आएगा आपका, ठीक है। तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं थोड़ा ऐसे, ठीक है। और ये डॉट को भी ठीक करते हैं, बिकॉज ये फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप यहाँ पे, और ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो 2 2 रैंडम ड्रॉ किया ना, तो थोड़ा यहाँ पे ही आएगा आपका, करेक्ट। अभी नेक्स्ट पुट करते हैं, वो है 1 एंड 0 विच इज समथिंग लाइक हियर 1 एंड 0। तो उसके लिए हम कलर ले लेंगे ब्लैक। 1 एंड 0 इधर है, ये आपका 0 एंड -2, 0 एंड -2 मतलब नीचे यहाँ पे 1 एंड -2 यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका 2 एंड 2 विच इज सेम पॉइंट, ये वाला। तो यहाँ से भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, समथिंग लाइक ऐसे। और ये आपको ट्राइंगल मिल गया, जो वो बोल रहे थे ना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म बाय 2 लाइंस एंड x एक्सिस। अब यहाँ पे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे इस रीजन का जो हमें इन 2 लाइंस से मिला है, करेक्ट। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम नेम कर देते हैं ए बी एंड सी। इसको आप नेम दे सकते हो लाइक ए बी एंड सी, विच इज हाफ बेस एंड हाइट, ओके। तो यहाँ पे आपका बेस कितना है, दैट इज, ध्यान से देखो, इधर आपका बेस है 2 विच इज समथिंग लाइक 1 2, और हाइट भी आपकी 2 ही है, करेक्ट। एंड यू विल गेट 2 यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। हमेशा एरिया स्क्वायर्स में होता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। सो वी गॉट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस विच इज 2 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। Let's do the next question. So let's do this question. 5 years hence, father's age will be 3 times the age of son. 5 years ago, father was 7 times as old as his son. Find their present ages. अभी मुझे present ages find करनी है father और son की। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया 5 years hence और 5 years ago की बात, ठीक है। hence का मतलब होता है 5 साल बाद, और ago मतलब 5 साल पहले। तो पहले तो हम present ages let करेंगे, तो let present ages, सन की एज क्या करते हैं हम लेट, दैट इज x years,
एंड फादर की y years. ओके, तो 5 years hence मतलब 5 साल बाद फादर की एज और सन की एज पहले देखेंगे हम क्या होगी. 5 साल बाद सन की एज होगी आपकी x प्लस 5 years और फादर की एज आपकी होगी y प्लस 5 years. करेक्ट. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो कि 5 साल बाद फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ सन. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 5 साल बाद दोनों की एज ये होगी, बट इनका रिलेशन क्या होगा कि जो फादर की एज है दैट इज दिस इज 3 times द एज ऑफ सन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो. दैट इज 3x प्लस 15. तो y होगा आपका 3x और इधर 5 जाएगा तो यू विल गेट 10. तो जस्ट इसको आप ए वास्ट इक्वेशन एज्यूम कर लो. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट. 5 years अगो. अब पहले आप 5 years अगो का निकालो. तो 5 years अगो सन की एज क्या होगी. सन्स एज शुड बी व्हाट. जब 5 साल पहले की बात करें तो मतलब सब्ट्रैक्ट. और फादर्स एज क्या होगी y माइनस 5. ठीक है, ये आपकी 5 साल पहले का. अब इनका रिलेशन क्या है. रिलेशन है कि 5 साल पहले फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन. तो इसके अकॉर्डिंग फादर की एज वॉज 7 times द एज ऑफ द सन. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो आप. 7x minus 35 and you will get y equals to 7x और ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा. तो दैट मीन्स नेगेटिव 30. तो ये आपकी होगी सेकेंड इक्वेशन. बिकॉज ये दोनों y y है तो आप इनको कंप्यूट कर सकते हो. दैट मीन्स RHS इक्वल होगा दोनों का. तो 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 30. ठीक है, अब आप 7x के साथ 3x ले जाओ और 30 इधर ले जाओ तो आपको मिलेगा इधर 40 इक्वल्स टू 4x. बिकॉज ये माइनस हो जाएगा राइट. तो x होगा आपका 10. तो x मतलब करंट एज ऑफ सन आपके पास आ गई है. नाउ यू नीड टू फाइंड द y थिंग. y फाइंड करना है तो किसी भी इक्वेशन में आप x को पुट कर दो. जैसे कि आप टेक इक्वेशन 1 यूज कर सकते हो. सो ये आपकी इक्वेशन 1 थी. आप इसमें x को पुट करो. दैट शुड बी टाइम्स 10 प्लस 10 और y आ गया आपका 40. इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है. दैट इज x. दैट शुड बी 10 years. And father की एज कितनी है. That is 40 years. Got it? Easy? So in this video we have completed section B and section C of the sample paper. For the section D, the next video will be part 3. So make sure to watch that as well. Please like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching.